नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है मिठाई वाला। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर है क्या। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यहाँ पर खिलौने वाला क्या है? खिलौने बेचने के लिए आता है। तो जो खिलौने वाला बेचने वाला होता है तो उसका जो गला होता है वह बहुत ज़्यादा मधुर होता है। मादक मधुर मतलब मन को मोहने वाला। और यहाँ पर अस्थिर मतलब सब क्या है, जो उनकी स्थिरता होती थी उसको भूल जाते थे, अस्थिर हो जाते थे। और स्नेह से अभिषिक्त मतलब सिंचा हुआ, तो स्नेह युक्त। और जो युवतियां होती थी वह क्या है, अपने कार्यों को छोड़ करके और उसकी आवाज सुनने के लिए क्या करने लगती थी, नीचे झांकने लगती थी। और फिर जो खिलौने वाला है वह क्या करता था, जब बच्चे उसको घेर लेते तो वहीं बैठ जाता और अपने खिलौने बच्चों को दिखाने लगता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब आनंदित। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका दाम क्या है, क्योंकि बच्चों की जो आवाज होती है वो थोड़ी सी तोतली होती है। तो बच्चे क्या तोतली भाषा में पूछते थे कि इसका दाम क्या है। और इचका मतलब और इसका, और इचका और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। मतलब जिस बच्चे को जो चाहिए रहता था वो खिलौना उसको दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर की मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता, मतलब आगे चला जाता अपने खिलौने बेचकर। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मैला घोला कैसा सुंदर रे, मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है, मतलब और देखो मेरा कैसा सुंदर है रे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। मतलब दोनों ने क्या किया, अपने जो घोड़े हाथी खरीदे थे उनको लेकर के पूरे घर में नाचने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखना अर्थात देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में दिए हैं? तो उसने बाद में अपने बच्चों को बुलाया, पूछा ये खिलौने तुमने कितने में खरीदे हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, मतलब 2 पैसे में। खिलौने वाला, दे गए रे। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो उसको विचार होने लगा कि मतलब इतना महंगा खिलौना वो 2 पैसे में कैसे बेच के चला गया। और उसने सोचा कि ये इतने कम पैसों में आखिर खिलौने क्यों देकर चला गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। मतलब इतना विचार उसके मन में आया और उसके बाद वह अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, मतलब इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती, क्योंकि वो खिलौने वाला आया ही नहीं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह
भाई वह है, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। और 6 महीने बाद वही जो खिलौने वाला होता है वह मुरली वाले का समाचार सब लोगों को मिलता है कि मुरली वाला क्या है, मुरली बेचने के लिए आएगा। और सबको पता रहता है कि वह मुरली क्या है 2-2 पैसे में बेचेगा। तो सब लोग सोचते हैं 2-2 पैसे में उस मुरली वाले का क्या होगा, 2 पैसे में तो उसकी कीमत भी नहीं निकलेगी मुरली की। एक व्यक्ति ने पूछ दिया कि ऐसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। फिर उसकी क्या है रूप का वर्णन करते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि वह उम्र में तो 30-32 साल का है और उसका जो शरीर है वह दुबला पतला है और उसका रंग है वह गोरा है और वो बीकानेरी जो साफा होता है उसको बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, मतलब दूसरे ने कहा वही व्यक्ति तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आया करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो उसको आश्चर्य हो कि क्या पहले वह खिलौने बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, मतलब जो खिलौने बेचने आता था तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी ने तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, बेबी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। मतलब जैसे ही विजय बाबू ने मुरली वाले को रोका तो बच्चों ने देखा कि अरे मुरली वाला यहाँ है, तो सारे बच्चे ऐसे भागे, किसी का जूता गिर गया तो किसी के है ना पजामा ढीला हो गया, तो हाँपने लगे और हाँपते हाँपते वो बच्चे यहाँ पर आ गए। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली, मतलब हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। उसने समझाया बच्चों रुको, हम सबको ये देंगे, एक एक करके देंगे, हम इतनी जल्दी वापस थोड़ी जा रहे हैं, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं पूरी 57, मतलब 57 मुरली मेरे पास हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो पैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अति अप्रतिम हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों पर दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। अब यहाँ पर ग्राहक और क्रेता मतलब विक्रेता
और लेने वाली दोनों की बात हो रही है, बेचने वालों की और खरीदने वालों की। तो बेचने वाला बोलता है कि आप लोगों को तो मैं कितनी मतलब सस्ती चीज़ दूं, चाहे हानि उठा के दूं, पर आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम क्या है आप लोगों को ठग रहे हैं। और बोले ये मैं 2 पैसे में इसलिए बेच पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 1000 बनवाई थी, इसलिए मेरे को 2 पैसे में पड़ गई, परंतु आप ऐसे कहीं और लेने जाएंगे तो आपको ये 2 पैसे में मिलने वाली नहीं है। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। यह है आगे देखते हैं। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है 2 तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया और उसने क्या किया, मुरली बेचती होगी। एक बच्चे के पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा कि आपने अच्छे से पैसे नहीं मांगे होंगे, जाओ अच्छे से मांगो, आपकी माँ दे देगी। और फिर वो ले आता है और मुरली लेके चला जाता है। मुरली वाला भी मुरली बेच के अपना वापस हो जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। फिर जो रोहिणी है वह सोचने लगती है कि मुरली वाला मतलब बच्चों के साथ कितने प्यार से बात करता है और उनको इतने सस्ते में भी खिलौने बेचता है। हो सकता है वक्त का मारा हो, इस कारण से पेट की खातिर ये सब कर रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। रोहिणी की जो याददाश्त थी वह भी कम पड़ गई, क्योंकि अब मुरली वाला बहुत महीनों से आया नहीं था। इस वजह से 8 मास बाद, मतलब पहले 6 महीने बाद आया था, अब 8 महीने बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों की हमको बहलाने वाला मिठाई वाला। और एक दिन क्या है, सर्दी के दिन थे, रोहिणी नहा करके मकान पे की जो छत है उस पर गई हुई थी और वहां पर जो उसके लंबे लंबे बाल थे उनको सुखा रही थी। और जैसे ही वो बालों को सुखा रही थी तो उसके कानों में एक शब्द सुनाई दिए कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवाय खांसी भी दूर करती हैं, कितनी दूं, चटपटी गोल
पहलदार बोलियां हैं पैसे की 16 देता हूँ। और उसने क्या है जो मिठाई की पूरी विशेषताएं थी वो उसको बता दी और पूछ लिया कितनी दे दूं। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना ही देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मूल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता ही नहीं। दादी बोलती ठीक है, मूल भाव करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, मतलब हंसी आ गई। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। मतलब मिठाई वाले को खुशी भी होती है और संशय भी होता है और आश्चर्य भी होता है। तो इन तीनों भावों के साथ वह बोलता है कि हाँ मैं पहले भी आया था, एक बार मुरली बेचने आया था और एक बार खिलौने बेचने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, मतलब व्याकुल हो उठी। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और वही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। फिर जो मिठाई वाला है वो बोलता है कि मेरे को क्या है, बच्चों को ये मुरली बेचता हूँ, खिलौने बेचता हूँ, मिठाई बेचता हूँ, तो मतलब लाभ तो नहीं मिलता है पर मेरे को संतोष धीरज और खुशी मिलती है, इस कारण से मैं ऐसा करता हूँ। तो जो रोहिणी है वह पूछने लगती है कि ऐसा आप क्यों करते हो, एक बार बता दो। तो वो मिठाई वाला बोलता कि मैं नहीं बता सकता, कि मैं बताऊंगा तो आपको मेरी बात सुन करके दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी, मतलब तुम्हें हानि नहीं होने दूंगी और भी मिठाइयां मैं खरीद लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, मतलब स्वर्ग जैसा संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, मतलब बाहर मेरे पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा संपत्ति थी और अंदर जो संसार के जितने भी सुख होते हैं वह सुख थे। इस स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, मतलब मेरी जो पत्नी थी वह भी सुंदर थी और मेरे बच्चे थे वो भी बहुत सुंदर थे, ऐसे थे मानो जैसे सोने के कोई खिलौने हों। उनकी हठ खेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब वो जो मस्तियां करते थे उन मस्तियों के कारण हमारे घर का वातावरण क्या है, बहुत सुंदर रहता था। समय की गति विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। उसने कहा दादी अब तो प्राण निकालना भी चाहता हूँ तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं, इसलिए क्या है उन बच्चों की खोज में यहाँ पर खिलौने बेचने, मुरली बेचने और मिठाई बेचने निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। और उसने कहा कि बच्चे क्या है, कोई भी व्यक्ति है मरता है तो मरने के बाद जन्म तो लेता है, तो मेरे बच्चे भी मरे होंगे
तो ऐसे ही बच्चों के रूप में जन्मे होंगे और इन मैं घुल घुल कर मरता रहता, इससे अच्छा तो सुख संतोष के साथ ही मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती, मतलब बच्चों को जब मैं खुश देखता हूँ, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखता हूँ, तो मुझे भी क्या है, सुख मिल जाता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मेरे बच्चे हैं वह इन्हीं बच्चों के बीच में उछल कूद कर रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, जैसे वे इन्हीं आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब पैसे की मेरे पास कमी नहीं, पैसे तो मेरे को भगवान ने खूब दिए हैं, बस अब क्या है, कमी है मेरे बच्चों की, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या है, इन बच्चों के बीच में आ जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मतलब इस समय क्या घटना घटती है कि उनके बच्चे आ जाते हैं और मिठाई मांगते हैं माँ से लिपट कर, तो जो मिठाई वाला होता है वो जल्दी से 2 पुड़ियां बनाकर बच्चों से कहता है, लो चुन्नू मुन्नू मुझसे ले लो। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे नाना अपने पैसे लिए जा भाई। और दादी बोली कि नहीं नहीं तुम अपने पैसे लेके जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और जब कुछ आने लगा तो वैसे ही मीठे स्वर में बोला कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस कहानी को लिखने वाले हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। अब आते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है कहानी से, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य पाना चाहता था, मतलब उनके समीप रहना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों की कोई लालच नहीं था, ना ही वह अपने खिलौने बेचकर पैसों को बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा वह इन चीजों को तैयार करवाता, बच्चों को उत्सुकता बनाए रखने के लिए महीनों महीनों में आया करता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? तो मिठाई वाली का जो मधुर स्वर था वह बहुत ज्यादा मोहक था, मन को मोहने वाला था, और उसको मधुर आवाज में चीजों को गा गा कर बेचना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना और बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी जो बच्चों को वह और बड़ों को अपनी ओर खींच लेता था। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मूल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरे वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहा है क्योंकि उसने 3-3 पैसे बोल दिया था। और इसके विपरीत जो मुरली वाला है उसका तर्क था कि ग्राहक को वस्तुओं का की लागत का पता नहीं होता, मतलब कौन सी वस्तु कितने पैसे में बनी है। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तुएं क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार क्या है, उनको लूट रहा है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे, उन्हें खेल कूद कर
खेल कूदना भूलकर वे अपने सामान को, कोई पार्क में जूता उतारा फेंक दिया, तो कोई पजामा ढीला कर लिया, तो कोई हाँफते हाँफते आया, ऐसे भागते हुए आते थे। उसके पास पूरा ध्यान खिलौने वाले के ऊपर ही रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव भी करने लग जाते थे और खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौने उन्हें दे देता था। बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे जैसे ही खिलौने वाला आता था। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज जानी पहचानी सी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेचा करता था, इसलिए उसको ऐसा महसूस हुआ। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया था? तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था और इस पर उसने भावुक होकर के बताया था कि वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी था और मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। एक सुंदर स्त्री थी, 2 सुंदर बच्चे थे जो कि मतलब सोने के खिलौने के समान थे और मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे, मतलब सांसारिक सुख, भौतिक सुख, सब सुख थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थी। ईश्वर की लीला सभी को ले गई, मतलब आसमय में भी ही उनके बच्चों की और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो जो ईश्वर की लीला है वह क्या है, सभी को लेकर चली गई। उसने इस व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए थे। मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चों को खोजने के लिए निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते ठिलाते बच्चों में मैं अपने बच्चों की झलक देखता हूँ। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है आदि। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना अब इस बार ये पैसे ना लूंगा इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भराया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे से लगने लगे। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? अपनी राय में क्या यह सही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए हैं और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे से बात करती हैं और बात करने के लिए मजबूर भी होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्गों को आगे आना होगा और लोगों को की जो सोच है उसको बदलना होगा, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। आगे चलते हैं कहानी से आगे। मिठाई वाले के भी परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो मिठाई वाले का परिवार अवश्य किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी एक गांव में मिठाई वाले की दुकान थी। तरह तरह की मिठाइयाँ वह बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक ना होता वह अपने बच्चों के साथ खेलता, खुश होता। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान नहीं करते थे। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोगों से स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्ची व वह स्वयं
सभी बहुत खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए। वह पूरी तरह से उलट गए। न जाने कितने ही लोग इस हादसे में मारे गए। मरने वालों में उसकी पत्नी व बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने बरसों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपनी सारी यादों को ताजा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता है। ये हो गई कहानी। अब है हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, फूट चाट, चीले, छोले भटूरे, सांभर, डोसा, इडली, चाइनीज फूड, इनके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं, जैसे गुड़िया के बाल आदि। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है, जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई। इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांभर डोसा बनाने वाला सांभर में, इडली बनाने वाला इडली बनाने में, आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने में आदि। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो ये इसके लिए आपको स्वयं पुस्तकालय में जाना होगा, लाइब्रेरी में, और वहां इस प्रकार की कविताएं पढ़नी होंगी। अनुमान और कल्पना। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, जैसे मूंगफली वाला, चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, कपड़े वाला आदि। वे सब बड़ी बड़ी मीठी स्वर में पुकार पुकार कर अपनी चीजें बेचते हैं। ये लोग कम पैसे में पूंजी के अभाव में घूम घूम कर चीजें बेचते हैं। अगर इनके पास पूंजी होती तो ये भी बड़े दुकानदार होते। चाट, आलू टिक्की फेरी वाले से बातचीत। बालक: रे चाट वाले भैया, 10 रुपए के कितने टिक्की दिए। चाट वाला: 5 के 1 और 10 रुपए के 2 टिक्की। बालक: 10 रुपए के 3 आते हैं। चाट वाला: मेरे आलू की टिक्की विशेष प्रकार के हैं, मैं तो 10 रुपए का एक ही देता हूँ। बालक: अच्छा, 20 रुपए का आलू टिक्की दे दो। अब है अगला प्रश्न। आपके माता पिता के जमाने से लेकर फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। तो हमारे माता पिता के जमाने में अनेक वस्तुएं फेरी वाले ही बेचा करते थे। वह मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचा करते थे। फेरी वाले प्रायः सभी तरह की वस्तुएं लाया करते थे, लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफी कमी आ गई है। लोग प्रायः ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं, अतः वे अधिकतर दुकान से जाकर लेते हैं। फेरी वाले पहले की तरह मधुर स्वर में गाते हुए नहीं चलते, अब उनके मीठे स्वर में कमी आ गई है। और लोग बात क्या है, आजकल तो और मॉल में जाना पसंद करते हैं, मॉल से ही सामान लेना पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। हाँ, यह बात सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों के से सामान खरीदने में कम होती जा रही है। और एक कारण और है कि कई बार क्या है, जो फेरी वाले आते हैं कई लोगों को लूट कर भी चले जाते हैं, तो जिस कारण से उनका विश्वास फेरी वालों पर से उठ गया है। भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला में बाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है। ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है।
मिठाई वाला शब्द संज्ञा है तथा बोलने वाला क्रिया, तो जो बोलना है वह क्या हो गई, क्रिया हो गई। मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली पुड़िया में पुड़िया संज्ञा है, सॉरी बोलने वाली गुड़िया, गुड़िया क्या है, संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण जो गुड़िया की विशेषता को बतला रहा है, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपर्युक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे झारखंड की हिंदी, बांग्ला बासमी भाषा की हिंदी, उसमें आपको ठों ठे का प्रयोग मिलेगा। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे लगता है वे भी पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं, मतलब बच्चों के लिए आया है। भैया इस मुरली का मूल्य क्या है? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उस कमरे में उसको बुला लो। कुछ करने को। फेरी वाले की दिनचर्या कैसी होती होगी, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे, यह जानने के लिए 3-3 के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वाले से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करें। तो फेरी वालों का जीवन काफी कठिन होता है, वह सुबह से शाम तक गलियों में जा कर चक्कर लगाते रहते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या शहरों में रहता है, किसी छोटी कॉलोनियों में भी रह सकता है। उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती होंगी, जैसे पूरा सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना, सड़ जाना, तबीयत खराब हो जाने पर उनका सामान घर पड़ा रह जाना, बारिश होने पर बाहर न निकल पाना, अधिक गर्मी पड़ने पर घर से बाहर न निकल पाना। कभी कभी इन्हें खरीद से कम में भी बेचना पड़ता होगा, जिससे कि इनका मूल्य जो धन होता होगा वह डूब जाता होगा। इस प्रकार की और भी कई समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता होगा। व्यवसाय ये क्या है, अलग अलग व्यवसाय, कोई कपड़े बेचता है, कोई बर्तन बेचता है, तो कोई तैयार होने का जो मेकअप का सामान है वो बेचता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग फेरी वाले होते हैं। कोई आइसक्रीम बेचता है, कोई खिलौने बेचता है। अब इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। हाँ, फेरी वाले के जीवन में इस बात का पता चलता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से दुख थोड़ा कम हो जाता है। तभी तो फेरी वाला क्या है, अपने बच्चों की खुशियां दूसरे के बच्चों की मुस्कुराहटों पर ओंठों की मुस्कुराहट पर देखता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान ला कर बेचता तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उसे संतोष, धैर्य और सुख की अनुभूति होती थी। वह उन्हीं में अपने बच्चों की झलक देखता था। इसलिए कहा भी है कि दुख बांटने से कम होता है। अगला प्रश्न है, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। तो मिठाई वाला मीठा स्वर, लंबा दुबले पतले शरीर वाला, भूरी भूरी आंखें वाला, सिर पर टोकरी, पैरों में चप्पल, पजामा कुर्ता पहने, कंधे पर गमछा लिए चलता होगा। वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। उसके कंधों पर फेरी का सामान होता होगा, जिसमें खट्टी मीठी स्वादिष्ट सुगंधित गोलियां होंगी। जब वह मीठे स्वर में आवाज लगाती हुई गली में आता होगा तो बच्चे दौड़कर उसे घेर लेते होंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।